Hello student, this is your IGSO lecture number 9, Relative Motion and Graph. In this topic we will discuss about relative motion and graphical representation of motion, various motion and types of motion. अब देखिए हमारे पास जो रिलेटिव मोशन है ना, उसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको ब्रीफली थोड़ा सा बता देता हूँ, है ना। एक तो लीनियर रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे हम। कैसा पढ़ेंगे? लीनियर या वन डायरेक्शन रिलेटिव मोशन। सेकेंड वन होगा टू डायरेक्शन रिलेटिव मोशन। फिर हम पढ़ेंगे रेनमैन प्रॉब्लम एंड होगा आपका रिवर बोट प्रॉब्लम। और जो रिवर बोट प्रॉब्लम होता है सेम एज होता है आपका विंड एरोप्लेन प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस तरीके से हम वन डायरेक्शन रिलेटिव मोशन, टू डायरेक्शन रिलेटिव मोशन, रेनमैन प्रॉब्लम, रिवर बोट प्रॉब्लम एंड विंड एरोप्लेन प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। वन डायरेक्शन 1D प्रॉब्लम है ना, वन डायरेक्शन रिलेटिव मोशन। और वन डायरेक्शन रिलेटिव मोशन देखिए, रिलेटिव मोशन होता क्या है? ठीक है, सबसे पहले रिलेटिव मोशन होता है कि हमने बोला था स्टार्टिंग में कि रेस्ट और मोशन क्या होता है। तो रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म। ये पूरा डिपेंड करता है कि किसको हम रेफरेंस लेके रेस्ट और मोशन देख रहे हैं। मैं सेम टाइम पे बोल सकता हूँ आई एम एट रेस्ट, सेम टाइम पे बोल रहा हूँ आई एम इन मोशन। जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हैं, जैसे मेरे घर के आसपास जो भी चीजें हैं उनके रिस्पेक्ट में मेरी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो मैं बोल सकता हूँ आई एम एट रेस्ट। लेकिन कोई कार मूव हो रही है तो उसके रिस्पेक्ट में मेरी पोजीशन चेंज हो रही है, तो मैं बोल दूंगा कि कार के रिस्पेक्ट में मैं मोशन में हूँ। तो एक सेम टाइम में कोई एक पर्सन रेस्ट और मोशन दोनों में रह सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बात करें कि ये एक कोई ट्रेन है ना, ये एक ट्रेन का बोगी है, इसमें टू पर्सन है ए एंड बी। ये ए है और ये बी है ना, और ये सी पर्सन, ये पर्सन है सी। ठीक है, अब ट्रेन मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, तो ए के लिए बी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है ना। तो ए जो बोलेगा, ए बोल सकता है बी एट रेस्ट। बी बोल सकता है क्योंकि बी को सामने ही ए दिखाई दे रहा है और उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, मतलब ये वाला डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो हम बोल सकते हैं बी बोलेगा ए एट रेस्ट। लेकिन सी के रिस्पेक्ट में क्या होगा? सी कहेगा ए एंड बी बोथ आर इन मोशन। दोनों कैसे हैं? मोशन में। ठीक है, तो अब ए रेस्ट में या मोशन में डिपेंड करेगा। यदि ऑब्जर्वर बी है तो उसके रिस्पेक्ट में ए रेस्ट पे है, ऑब्जर्वर सी है तो उसके रिस्पेक्ट में मोशन में है। ठीक है, तो रिलेटिव मोशन का आप सिंपल मतलब समझिए कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में हम मेजर करते हैं, और जिस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं वो क्या होता है? रेस्ट पे मानते हैं, उसको हम क्या मानते हैं? रेस्ट पे मानते हैं। जैसे हम मूव कर रहे हैं, सामने वाली ट्रेन, हमारी ट्रेन रेस्ट पे ठीक है, हम ट्रेन में बैठे हैं, हमारी ट्रेन रेस्ट पे है ना, ये हमारी ट्रेन मोशन कर रही है, तो हमें क्या लगता है कि सामने वाली ट्रेन अपोजिट साइड में मूव कर रही है। ठीक है, कई बार हमें ऐसा फील होता है कि ट्रेन में हम बैठे हैं, जस्ट नियर वाली ट्रेन मूव कर रही है, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी ट्रेन भी मोशन स्टार्ट कर दी है, लेकिन एक्चुअल में उसका मोशन स्टार्ट नहीं होता है। सामने वाली ट्रेन के रिस्पेक्ट में हम क्या हो जाते हैं? मोशन में आ जाते हैं। तो कई बार हमें ऐसे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। जब हम बाकी चीजों को देखते हैं तो वो सभी रेस्ट पे हैं, तो हमारा कंफ्यूजन दूर हो जाता है। लेकिन एट अ टाइम है ना, कुछ थोड़े से टाइम के लिए हमें ऐसा फील होता है कि हमारी ट्रेन ने मोशन स्टार्ट कर दिया है। अब देखिए आपका रिलेटिव मोशन को बस, ठीक है, ये फॉर्मूला है, कोई फॉर्मूला नहीं है, इसे इसका लिखने का टर्म है। यदि मैंने बोला एक्स ए बी, एक्स क्या है? मतलब पोजीशन है ना, तो इसका फॉर्मूला है एक्स ए माइनस एक्स बी। मीन्स इसको पढ़ते क्या है? पोजीशन ऑफ ए। क्या पढ़ते हैं इसको? पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। क्या होता है? पोजीशन ऑफ ए माइनस पोजीशन ऑफ बी। ठीक है, जिससे हम वेलोसिटी की बात करें, वी ए बी, तो इसका मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। सेम एज यदि एक्सेलरेशन की बात करें तो हम ए बी लिखा हुआ एक्सेलरेशन, इसका मतलब है एक्सेलरेशन ऑफ ए
माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। ठीक है, तो ये ए बी का मतलब है एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन है जैसे ये आपका एक उस क्वेश्चंस को हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा एनालिसिस भी करेंगे। ये एक ब्लॉक है, ठीक है, एक दूसरा ब्लॉक है, ये इस साइड मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से और ये इस साइड मूव कर रहा है 15 मीटर पर सेकेंड से। ये ए और ये बी। ठीक है, अच्छा, अब यदि हम बात करें कि हम ए ब्लॉक के रिस्पेक्ट में बात करें, हमें लिखना है वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकाल लेते हैं। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, इसका मतलब है बी वेलोसिटी को देखना है हमें ए के रिस्पेक्ट में। तो ए वाले को क्या फील होगा, ए वाले को फील होगा कि बी वाला कहाँ आ रहा है, उसके पास आ रहा है, लेकिन कितनी स्पीड से, 15। तो उस ब्लीप की ऑब्जेक्ट है, लेकिन ए की जो पास जाने की स्पीड है वो भी उसे क्या होगी, फील होगी। मतलब आंसर कितना होगा, उसे कितना फील होगा, -25 मीटर पर सेकेंड। कितने से फील होगा, -25 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, उसके पहले चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। चलो इसको सॉल्व करने का तरीका बता देता हूँ। क्या है फार्मूला, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए का फार्मूला है वी बी माइनस ई, है ना। वेलोसिटी ऑफ बी कितना है, -15 आई कैप, माइनस वेलोसिटी ऑफ ए प्लस आई डायरेक्शन में तुमने बोल दिया 10 आई कैप, तो आंसर हो गया -25 आई कैप। ठीक है, उसके पहले हम कुछ और इजी एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। वही हमारे पास हमने ब्लॉक्स ले लिए, ये ए है और ये ब्लॉक है बी। अब ये ब्लॉक हम, बी ब्लॉक है, ये कैसा है, रेस्ट पे, और ये ए ब्लॉक है, ये मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड। तो हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ ए with respect to b and velocity of b with respect to a। वेलोसिटी यदि हम फॉर्मूले से देखना चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं va माइनस vb। va कितना है, 10i माइनस 0 इक्वल्स टू 10i, है ना। vba क्या होगा, vb माइनस va, vb कितना है, 0 है, माइनस 10i, कितना हो गया, -10i। अब देखो इसको समझिए कि यदि ए वाला पर्सन, ठीक है, हम बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो बी वाले पर्सन को क्या रख रहा है कि जो ए वाला है वो उसके कहाँ आ रहा है, पास में आ रहा है, मतलब ये वाली डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब कितनी, कौन सी डायरेक्शन में, आई डायरेक्शन में आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। क्लियर है, चलो अब हम देखते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो देखिए ए को क्या लग रहा है, हमने बोला है कि जिसके रिस्पेक्ट में हम देखते हैं उसे क्या फील होता है कि वो कैसा है, रेस्ट में है। जो बी ऑब्जेक्ट है वो उसके क्या आ रहा है, पास में आ रहा है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में हो क्या रहा है, एक्चुअल में हो रहा है कि ए ऑब्जेक्ट बी के पास जा रहा है, लेकिन ए क्या देखा है, खुद का मोशन तो हम नहीं देख पाते, हमें किसका, दूसरे का मोशन दिखता है। इसीलिए ए वाले पर्सन को लगता है कि बी वाला ऑब्जेक्ट उसके पास आ रहा है ना। तो वो किस साइड डायरेक्शन में आ रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है, कितनी स्पीड से, 10 मीटर पर सेकेंड से, और ये माइनस साइड है क्योंकि माइनस एक्स डायरेक्शन है, तो इसलिए आपका आंसर हो गया -10। क्लियर है, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखें। जैसे कई बार हम ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हैं ना, ग्वालियर से निकले, अब आगरा आ रहा है, आगरा थोड़ी ना आ रहा है, हम आगरा पहुंच रहे हैं, लेकिन हम अपने आप को क्या देखते हैं, रेस्ट पे हैं, आगरा चल के हमारे पास आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये वाला क्वेश्चन था, आगे समझ में। अब वेलोसिटी ऑफ हमें निकालना है ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो क्या है फॉर्मूला, वी ए माइनस वी बी। वी ए कितना है, 10i माइनस ऑफ -15i, तो आंसर कितना हो जाएगा, +25i। ठीक है, मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी मतलब हमें क्या है, बी को रेस्ट पे अज्यूम करना है ना। तो देखिए 10 से तो आ रहा है और जिस स्पीड से 15 जा रहा है उसके पास, वो भी उसे फील होगा कि उतनी स्पीड से 10, ए वाला आ रहा है, तो ए वाला कितनी स्पीड से आ रहा है, उसे क्या फील होगा, 25 मीटर पर सेकेंड से पास में आ रहा है। क्लियर है, अब यहाँ पे आप एक चीज समझ ही गए होंगे, वी ए माइनस बी अपोजिट माइनस ऑफ वी बी ए। ठीक है, ये वाला एक फॉर्मूला की तरह भी आप यूज कर सकते हो। वी ए बी जो होता है वो इक्वल टू होता है माइनस ऑफ वी बी ए। ऑब्वियसली एक ऑब्जेक्ट को लग रहा है दूसरा वाला पास आ रहा है, तो दूसरे वाले को लगेगा वो भी पास आ रहा है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन। अब ये तो हमारा वन डायरेक्शन। अब टू डायरेक्शन यदि आई और जे के दोनों उसमें ऐड हो जाएंगे तो आपको कुछ नहीं करना, फॉर्मूला यूज करना। ठीक है, जैसे आपको बोल दिया वेलोसिटी ऑफ ए इक्वल टू 2i प्लस 3j, वेलोसिटी ऑफ बी -i माइनस 2j। तो आप निकालिए वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी या वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए।
तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू क्या होता है, वी ए माइनस वी बी, है ना। तो वी ए कितना है, 2i+3j -i+2j, कितना होगा, 3i प्लस, ये माइनस था यहाँ पे, है ना, कितना होगा, प्लस 3i+5j, है ना। मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ वेव विथ रिस्पेक्ट टू है तो ऑब्वियसली माइनस साइन क्या था, है ना, तो माइनस आ जाएगा, -3i-5। क्लियर है, वही चीज हो जाएगा कि आपका कोई ए पर्सन है, वो कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, बी पर्सन किसी स्पीड से मूव कर रहा है, तो आपको निकालना वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी या वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। अभी हमने एक कुछ इजी क्वेश्चंस किए थे क्रॉसिंग ऑफ ट्रेन, है ना। जब भी एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है, जो टोटल लेंथ होती है दोनों के सम के इक्वल होती है, तो ऑब्वियसली हम वहां से भी देख सकते हैं कि एक ट्रेन इस साइड जा रही है, दूसरी ट्रेन इस साइड आ रही है, तो किसी के रिस्पेक्ट में भी हम किसी की स्पीड देखें तो उसमें दोनों की वेलोसिटी का क्या हो रहा है, ऐड हो रही है। इसीलिए हम डायरेक्टली बोलते हैं कि अपोजिट साइड में आते हैं तो जो क्रॉसिंग स्पीड है वो हमेशा क्या होती है, ऐड हो जाती है, और सेम डायरेक्शन में आते हैं तो क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो सेम डायरेक्शन वाला भी देख लीजिए एग्जाम्पल, है ना। तो आप इसको एनालिसिस कीजिए, फॉर्मूले से तो हो ही जाएगा, बहुत इजी फॉर्मूले हैं, लेकिन इसको एनालिसिस कीजिएगा। ये जा रहा है 15 मीटर पर सेकंड से ए, और ये पी जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड। तो अब देखिए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो ए को क्या फील होगा कि बी वाला पास आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए कितना होगा, 5 मीटर पर सेकंड से पास आ रहा है, ठीक है। या वेलोसिटी ऑफ ए देखें विथ रिस्पेक्ट टू बी, बी वाले को क्या दिखेगा कि वो है ना, ये 10 से जा रहा है 15 से आ रहा है, तो रिलेटिवली पास तो 5 से आ रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना होगा, 5 मीटर पर सेकंड, है ना। अब इसको फॉर्मूले से भी कर लो तो क्या होगा, सेम आंसर ही आएगा। देखिए ये इजी इजी क्वेश्चन है ना, ये आपकी मॉड्यूल में दिए हुए हैं, शिखर के मॉड्यूल में, और आप इसको सॉल्व कीजिएगा, इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत इजी इजी क्वेश्चन है ना। हम थोड़ा सा बस इस वाले क्वेश्चन को, थर्ड वाले को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, हम डिस्कशन क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे, यदि किसी को नहीं आता है तो घर से ट्राई करके आए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सबसे पहले आप थीफ एंड पुलिस की गाड़ी बना दीजिए, है ना। तो पुलिस आगे होती है, थीफ आगे होगा, ऑब्वियसली थीफ होगा ना, भग रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए ये थीफ हो गया ना, ये कितनी स्पीड से जा रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से। यहाँ पर क्या है, ये पुलिस की गाड़ी है ना, वो किसी स्पीड से मूव कर रही है, 72 किलोमीटर आवर, 72 मतलब कितना होता है, 20 मीटर पर सेकेंड। अब इन्होंने यहाँ पर खड़े होकर, है ना, किसी गाड़ी पर से क्या किया, एक बुलेट फायर किया। इस पर्सन ने एक बुलेट को फायर किया, कितनी स्पीड से फायर किया, नहीं नहीं, इसी का है 5 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो पुलिस की गाड़ी है वो कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रही है, 5 मीटर पर सेकेंड से। ऐसा चोर दूर जा रहा है, नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो पुलिस ने क्या किया, बेईमानी की और एक बुलेट फायर कर दिया, कितनी स्पीड से फायर कर दिया, 20 मीटर पर सेकेंड से फायर कर दिया, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे देखो कि जो कार है वो कितनी स्पीड से चल रही है पुलिस की, 5 मीटर पर सेकेंड से। तो जो पुलिस है ना, जो हमारा पुलिसमैन होगा वो भी कितने 5 मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल कर रहा होगा, और उसने 20 मीटर पर सेकेंड, है ना, से फायर किया, तो जो बुलेट की स्पीड होगी वो कितनी होगी, तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू थीफ। क्या निकालना है हमें, कि थीफ की गाड़ी को बुलेट कितनी स्पीड से लेगा, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ थीफ। वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना है, 25 i कैप, माइनस वेलोसिटी ऑफ थीफ कितना है, 10 मीटर पर 10 i कैप, है ना। तो आंसर कितना हो जाएगा, 15 i, ठीक है। अब यदि यहाँ पे ये अपोजिट साइड आ रहा होगा तो यहाँ पे क्या होता है, ये माइनस साइन होता, तो उस दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती, ठीक है। तो कितना हो जाता है, 35 हो जाता है, लेकिन दोनों सेम डायरेक्शन में, तो आंसर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के आपको क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट है, जैसे आप देखिए कि फ्लैग जो होता है ना, एक गाड़ी से यदि हम जा रहे हैं, ये हमारा एक वैन है, वैन पे लगा हुआ है फ्लैग, क्या लगा हुआ है, फ्लैग।
ये फ्लैग लगा हुआ है, फ्लैग के साथ चलो। फ्लैग फ्लटर मतलब किस डायरेक्शन में, तो देखो नॉर्मली वो किस डायरेक्शन में उसको हवा लगेगी उस डायरेक्शन में फ्लटर करेगा, लेकिन यदि हवा नहीं है और यदि इस साइड मूव कर रहा है तो ये फ्लटर उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। अब इस पर इसका जो डायरेक्शन होगा वो दो चीजें डिसाइड करेगी, पहला जिस साइड मोशन करता है उसके अपोजिट साइड फ्लटर करता है, सेकंड जिस साइड उसको हवा लगती है। तो हम इजीली बोल सकते हैं कि फ्लटर किस डायरेक्शन में करेगा, कि वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू फ्लैग, ठीक है। जिस डायरेक्शन में फ्लैग को विंड लगेगी है ना, उसी डायरेक्शन में वो फ्लटर करेगा। तो यदि हमें निकालना है कि किस डायरेक्शन में फ्लटर करेगा, तो आपको बस निकालना है वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू फ्लैग। इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ फ्लैग। क्लियर है, इसको आपको कर लेना है। तो बस आप गिवन लिखिए, आपका काम हो जाएगा, है ना। तो क्या गिवन है फिर सबसे पहले लिखिए। अब देखिए जिस साइड में है ना, मैन जिस साइड मूव कर रहा है वही वेलोसिटी क्या होगी, फ्लैग की होगी, क्योंकि मैन ने होल्ड करके रखा है। तो वेलोसिटी ऑफ हमें फ्लैग पता है, वेलोसिटी ऑफ फ्लैग कितने हैं 10, ठीक है। लेकिन कौन सी डायरेक्शन दी है, ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। कौन सी डायरेक्शन, नहीं नहीं, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट। तो थोड़ा सा हम वेक्टर यूज करना पड़ेगा हमें, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ये होती है और स्पीड कितनी दी हुई है 10। तो इसको आई और जे के टर्म्स में रिजोल्व करो तो मैं इसको लिख सकता हूँ, ये वाला एंगल कितना होगा 45 डिग्री का होता है, तो ये हो जाएगा 10 cos 45 और ऊपर हो जाएगा 10 sin 45। 10 cos 45 कितना होता है 1/√2, तो 10 इंटू 1/√2, तो कितना हो जाएगा 10/√2। तो इंटू इसको हमने रेशनलाइज कर दिया है ना, √2 तो कितना हो जाएगा 5√2। तो इसको हम सेम लिख सकते हैं 5√2 आई कैप, और ऊपर वाला भी सेम ही होगा प्लस 5√2 जे कैप। तो हमारा पास हो गया, 10 को हटा करके हम लिख देंगे वेलोसिटी और जो फ्लैग होगी वो कितनी होगी 5√2 आई कैप प्लस 5√2 जे कैप। वेलोसिटी ऑफ क्या दिया हुआ है, विंड, वेलोसिटी ऑफ विंड कितना दिया हुआ है 5√2 ईस्ट के मतलब आई डायरेक्शन। तो अब हमें निकालना क्या है, फ्लटर किस डायरेक्शन में होता है, वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू फ्लैग। तो आंसर क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ फ्लैग। वेलोसिटी ऑफ विंड कितना है 5√2 आई कैप माइनस ऑफ 5√2 आई कैप प्लस 5√2 जे कैप। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 5√2 आई कैप माइनस 5√2 आई कैप माइनस 5√2 जे कैप, ये कैंसिल हो गया। तो वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू फ्लैग कितना होगा -5√2 आई कैप, अब सॉरी जे कैप है ना। तो ये जे डायरेक्शन में, तो और माइनस जे डायरेक्शन कौन सी होती है साउथ डायरेक्शन, तो आंसर कितना हो जाएगा साउथ। क्लियर है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें जैसे इस फॉर्मूले में हमेशा वेलोसिटी ऑफ फ्लैग विथ रिस्पेक्ट टू विंड या वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू फ्लैग गिवन रहे, है ना, फाइंड करना रहे। ये गिवन हो गया, ये गिवन हो गया, तो आपको फ्लैग का वेलोसिटी निकालना है, या आपको फ्लैग का वेलोसिटी दे दिया तो विंड का वेलोसिटी फाइंड करना आ सकता है। क्लियर है। सेकंड हम देखते हैं रिवर बोट प्रॉब्लम, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ना। कौन सा, अब यहाँ पर आप एक पहले नॉर्मल क्वेश्चन कर लेते हैं ना, इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम क्वेश्चन। कौन सा क्या बोलते हैं इसको, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम मतलब हम ऊंचाई की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब अपोजिट टू फ्लो ऑफ रिवर, ठीक है। और डाउन स्ट्रीम मतलब डाउन की साइड जा रहे हैं, मीन्स इन द डायरेक्शन ऑफ रिवर, रिवर की डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो ये एक रिवर है, ये क्या है, एक लंबी सी रिवर। रिवर का जो फ्लो है वो हमने बोल दिया अराउंड, एक अच्छा सा ले लेते हैं हम 5 किलोमीटर पर आवर। कितनी स्पीड से रिवर फ्लो कर रही है 5 किलोमीटर पर आवर। अब यदि यहाँ पर हम एक बोट रख देते हैं, क्या रख देते हैं, बोट रख देते हैं। तो बोट रख दिया तो वो भी नदी की स्पीड से ट्रेवल करेगा, कितनी स्पीड से 5 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल करेगा। यदि वो कुछ भी नहीं करेगा बस फ्लोट ही कर रहा है तो भी उसको नदी उसको बहा करके लेके जाएगी, कितनी स्पीड से बहा करके लेके जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर से, ठीक। लेकिन यदि वो अपना इंजन स्टार्ट करता है, अपना इंजन मीन्स जो बोट है वो अपना इंजन स्टार्ट कर देता है और उसको हम आगे लेके जाते हैं। अब उसकी जो पावर था, है ना, जो पावर था वो पावर था कितनी स्पीड से, तो जो बोट था कैन
मूव विथ स्पीड 10 ले लेते हैं ना, 10 किलोमीटर पर आवर इन रेस्ट वाटर। मीन्स वो रेस्ट वाटर में कितनी स्पीड से, यदि रिवर है, पूरा लेक है, लेक में वो कितनी स्पीड से मूव कर सकती थी, वो 10 किलोमीटर पर आवर से। अब यदि उसने इंजन स्टार्ट कर दिया, इंजन स्टार्ट कर दिया तो 10 किलोमीटर पर आवर से मूव करने लगी, तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, रिवर ने उसको 5 दी, 10 से वो खुद कर रहा है, तो जो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, 15, है ना, मतलब जो उसकी टोटल स्पीड हो जाएगी 15 किलोमीटर पर आवर। मीन्स वो कितना स्पीड से मैक्सिमम तैर सकता है, बोट मूव कर सकती है 15 किलोमीटर पर आवर से। सेम एज यदि उसको वापस आना हुआ, सेम एज उसको क्या हुआ, वापस आना हुआ, तो वो कोशिश करेगा कितनी स्पीड से, 10 किलोमीटर पर आवर से स्विंग करे या मूव करे, लेकिन रिवर उसको फ्लो करके लेके जाएगी कितनी स्पीड से, 5 किलोमीटर पर आवर से। तो रिजल्टेंट स्पीड होगी वो कितनी होगी, 5 किलोमीटर पर आवर की हो। क्लियर है? तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन है ना, एक कोई भी हम रैंडम नंबर लेके सॉल्व करते हैं, जिसे आपका रिवर था, ये रिवर था, है ना, रिवर का जो वाटर है वो मूव कर रहा था, हमने बोल दिया 2 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। और जो बोट है ना, वो किससे मूव कर सकती थी, बोट कैन मूव इन रेस्ट वाटर विथ स्पीड कितना, 5 ले लेते हैं ना, 5 किलोमीटर पर आवर। तो बताइए ए से बी तक जाने में, ठीक है, ए से बी तक जाने में हम ये डिस्टेंस ले लेते हैं 21 किलोमीटर का, कितना ले लिया, 21 किलोमीटर का। तो बताइए ए से बी तक जाने और वापस आने में कितना टाइम लगेगा। तो देखिए जाने की बात करते हैं, है ना, तो जाने में ये ए है, ये बी है, ए टू बी की बात करें, ए टू बी, तो स्पीड कितनी हो जाएगी, 12, और 5 से वो ट्रेवल कर सकता है, मतलब कितनी हो गई, 7 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना है, 21 किलोमीटर, तो टाइम कितना लगेगा, 3 आवर, कितना लगेगा, 3 आवर। बी टू ए की बात करो, बी टू ए, तो बी टू ए आएगा, तो इधर वो कितने की स्पीड से, 5 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल करेगा, रिवर उसको पीछे लेके जाएगी कितनी, 2 किलोमीटर पर आवर से, तो उसकी रिजल्टेंट स्पीड कितनी होगी आगे की, 3 किलोमीटर पर आवर से वापस आएगा, है ना, तो कितना हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड क्या है ना, बी टू ए में 3 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस कितना है, 21 किलोमीटर, तो कितना टाइम लगेगा, 7 आवर। तो टोटल टाइम हो गया 10 आवर, ठीक है। अब ये तो हमने ऐसे जुगाड़ वाला मेथड है, पूरा फॉर्मूला भी हम बना सकते हैं, इसका फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर लेते हैं ना। अच्छा, कभी ऐसा हो सकता है कि यदि रिवर की जो स्पीड है वो मान लो ये बोल देते, 1 बोल देते, तो देखो जाने में तो 2 और 1 कितना हो जाए, 3 हो जाए, लेकिन कभी बी टू ए आ पाती बोट, कभी नहीं आ पाती, क्योंकि रिवर की स्पीड ज्यादा है, तो रिवर उसको हमेशा क्या होगी, बहा करके लेके जाएगी, तो कभी वो ए पर नहीं आएगा। यदि उसको बी से वापस ए पर आना है तो उसको रिवर से ज्यादा स्पीड से स्विंग करना होगा, या है ना, मूव करना पड़ेगा रिवर के अंदर। अब यदि फॉर्मूले की बात करें तो देखिए, फॉर्मूला बना लो, ये ए पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया बी, वेलोसिटी ऑफ रिवर है उसको हम कितना ले लेते हैं, स्मॉल या कैपिटल, इसको स्मॉल ले लेते हैं ना, और जो वेलोसिटी ऑफ मैन होगा या वेलोसिटी ऑफ बोट होगा उसको हमने बोल दिया कैपिटल। तो जाने में स्पीड कितनी होगी, कैपिटल स्मॉल वी प्लस कैपिटल वी, और आने में स्पीड कितनी होगी, कैपिटल वी माइनस स्मॉल, है ना, क्योंकि रिवर वाली माइनस होगी। तो देखो टोटल टाइम क्या होगा, डायरेक्टली हम ऐड कर सकते हैं, टोटल टाइम जो होता है वो होता है टाइम इक्वल टू क्या होगा, T1 + T2, T1 + T2, डिस्टेंस यदि हमने डी ले लिया तो डी अपॉन जाने में टाइम कितना रहेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब कैपिटल वी प्लस स्मॉल वी, आने में कितना होगा, डी अपॉन कैपिटल वी माइनस स्मॉल वी, एलसीएम ले लो कितना होगा, स्मॉल वी का होल स्क्वायर, है ना, डी कॉमन आ जाएगा, दिस प्लस दिस, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 कैपिटल वी। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखने की मुझे जरूरत नहीं लगती कि आपको याद रखना है, लेकिन कैसे आया वो आपको याद रखना, ठीक है। अब आते हैं रिवर को क्रॉसिंग। अब देखिए
कुछ शॉर्ट वर्ड याद रखिएगा, जैसे वेलोसिटी VR, इसका मतलब होगा वेलोसिटी ऑफ रिवर। क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ रिवर। वेलोसिटी ऑफ बोट, तो वेलोसिटी, और वेलोसिटी ऑफ बोट हमने मेंशन नहीं किया फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं? अर्थ के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं ना। और वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, तो इसको हम क्या लिखते हैं? वेलोसिटी ऑफ बोट, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। रिवर के रिस्पेक्ट मतलब रिवर के फ्लो के अलावा कितनी आगे स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, इसे समझिए ये है ना। अब रिवर 3 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल कर रही है, और जो पर्सन था वो हमें नीचे से इस वाले पर्सन को दिखाई दे रहा था 10 किलोमीटर पर आवर से तैरता हुआ। तो यहाँ पे देखिए इस वाले क्वेश्चन में वेलोसिटी ऑफ रिवर कितनी है? 3 है। वेलोसिटी ऑफ बोट वो कितनी है? 10। लेकिन वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर कितना है, मतलब रिवर के रिस्पेक्ट में कितना? सर देखो 3 से ये ट्रेवल कर रही है, वो 10 से कर रहा है, तो आगे कितनी स्पीड से आ रहा है रिवर से? वो 7 से जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको समझना है। जो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर हो सकता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ बोट इन वाटर एट रेस्ट, ठीक है। मतलब कोई शांत पानी में है ना मोशन कितनी स्पीड से कर सकता है। अब रिवर क्रॉसिंग आप 2 तरीके से कर सकते हो। रिवर क्रॉसिंग 2 वेज में करते हैं। पहला वे है शॉर्टेस्ट टाइम। नंबर 1 क्या है? फर्स्ट वन क्या है? शॉर्टेस्ट टाइम, और सेकेंड है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब ये देखो दोनों को हम समझते हैं, एक हम लेते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एक शॉर्टेस्ट टाइम। शॉर्टेस्ट टाइम वाला इधर देखिए, यहाँ से ये वाला शॉर्टेस्ट टाइम, जिसे आपको बोला रिवर को क्रॉस करना है। अब आपको रिवर को क्रॉस करना है, तो आप जितनी पावर से स्विंग कर सकते थे, पूरा का पूरा आपने पावर कहाँ लगा दी? रिवर को क्रॉस करने में। तो आप ऐसे यहाँ से क्या हो गए? रिवर को क्रॉस करते हुए चले गए। लेकिन आपने सोचा कि आप यहाँ पहुंच जाओगे, लेकिन रियल में ऐसा हुआ क्या? बिल्कुल नहीं होगा। तो ये हो गई वेलोसिटी ऑफ, है ना, जितना आपने पूरा पावर लगा दिया। लेकिन रिवर आपको इधर फ्लोट करके लेके जाएगी, और आप कहाँ पहुंचोगे? जाना था ए पर, लेकिन पहुंचे हुए कहाँ? बी पर। मतलब आपके अंदर 2 वेलोसिटीज रहेगी। ये हो गई, हमने बोल दिया ये वाली वेलोसिटी हो गई वेलोसिटी ऑफ बोट, ये वाली क्या हो गई? वेलोसिटी ऑफ बोट। इसमें एक इंक्लूड है कौन सी? वेलोसिटी ऑफ रिवर। और ये भी इंक्लूड कौन सी है? वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। क्योंकि देखिए इसको हम कैसे बोल सकते हैं कि जैसे जैसे पर्सन मूव कर रहा है, जैसे हमने बोल दिया कि एक रिस्ट पे कोई बॉल था, रिस्ट पे, है ना, तो उसके रिस्पेक्ट में रिवर कहाँ जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है। मतलब रिवर के रिस्पेक्ट में जो बोट है वो कैसा है? ऊपर की साइड, मतलब जस्ट क्रॉसिंग की डायरेक्शन में ही ट्रेवल कर रही है। क्लियर है? हमें दिख रहा है कि वो कुछ आगे भी बढ़ रही है, क्योंकि रिवर की वेलोसिटी भी उसमें इंक्लूड हो गई। लेकिन कोई रिवर में कोई पर्सन है तो उसको तो वो कैसा दिखाई देगा? जस्ट क्रॉसिंग करता हुआ दिखाई देगा, है ना। जैसे मान लो यहाँ पर है, तो वो पर्सन यहाँ पे है, वो पर्सन यहाँ पे है, तो वो यहाँ पर, तो इस पर्सन को, इस वाले पर्सन को हमेशा लगेगा कि बोट कहाँ जा रही है? अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेट ही जा रही है, ठीक है। एक होता है, ये हो गया शॉर्टेस्ट टाइम, मतलब जितनी पावर थी आपने पूरी पावर कहाँ लगा दी? रिवर को क्रॉस करने में, ठीक है। तो आपने क्रॉस तो कर ली, लेकिन आप जस्ट अपोजिट में नहीं पहुंचोगे, ठीक है। सेकेंड आपका है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब आपको स्ट्रेट क्रॉस करना है। आपको कैसा क्रॉस करना है? स्ट्रेट, मतलब ए से कहाँ जाना है? सीधा बी पर जाना है। ए से कहाँ जाना है? सीधा बी पर जाना है। मीन्स आपको रिवर के फ्लोट को अपोज करना है। आपको क्या करना है? रिवर के फ्लो को अपोज करना है। अपोज करने के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा कि कुछ एंगल बना के ट्रेवल करना पड़ेगा, जैसे इस एंगल पे किया हमने, है ना। अब देखिए इसके 2 कंपोनेंट होंगे, एक ये कंपोनेंट होगा जो क्या करेगा? रिवर के फ्लो को अपोज करेगा, और ये वाला क्या करेगा? रिवर के फ्लो को क्या करेगा? नहीं, रिवर को क्रॉस। ये वाला कंपोनेंट क्या करेगा? रिवर। और ये वाला क्या कहेगा कि नेग्लेक्ट, नेग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ रिवर, ठीक है। मतलब कुछ अमाउंट रिवर के इफेक्ट को खत्म कर देगा, है ना। तो और ये वाला जो करेगा क्रॉस करवा देगा सीधा। तो ये वाला कहता होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। कौन सा केस हो गया?
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और ये वाला हो गया शॉर्टेस्ट टाइम वाला, है ना। चलो तो दोनों केस लेके चलते हैं। जैसे आपकी जो रिवर है उसकी जो विड्थ है वो अराउंड हमने ले ली 2 किलोमीटर, ले सकते हैं क्या। चलो गंगा नदी है ना, बहुत बड़ी है, 8 किलोमीटर। कोई पर्सन था जो रिवर फ्लो कर रही थी, तो हम बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ रिवर। वेलोसिटी ऑफ रिवर था वो हमने बोल दिया 2 किलोमीटर पर आवर, ये 3 लेते चलो, है ना। कितना, 3 किलोमीटर पर आवर। वो जो पर्सन था, मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन या वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, वो कितना था, 4 किलोमीटर पर आवर। तो अब देखिए पर्सन को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना, शॉर्टेस्ट टाइम में ट्रेवल करना था। अब शॉर्टेस्ट टाइम में ट्रेवल करना है तो उसने पूरा पावर कैसा कर दिया, जस्ट ऊपर की तरफ फेस करके वो सीधा तैरना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो पूरी की पूरी पावर उसने रिवर को क्रॉस करने में लगा दी, तो कितना टाइम लगेगा, 8 किलोमीटर डिवाइड बाय 4 किलोमीटर पर आवर, तो कितना टाइम लगा, 2 आवर। कितना टाइम लग गया इसको, 2 आवर, है ना। तो डायरेक्टली टाइम इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 8 किलोमीटर है, टाइम कितना है, 4 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम कितना लग गया, 2 आवर। अच्छा 2 आवर में उसको रिवर भी फ्लोट करा करके लेके जाइए। अब रिवर की वेलोसिटी कितनी है, 3, तो 3 की स्पीड से 2 आवर ट्रेवल करेगा, तो कितना ट्रेवल करेगा, 6 किलोमीटर। मतलब ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, 6 किलोमीटर। और वो पर्सन कहाँ पर, इस जगह पहुंचेगा, ठीक है। तो इस पर्सन को ये वाली भी वेलोसिटी रहेगी इसमें, ये वाली कितनी रहेगी, 3 किलोमीटर पर आवर। ये वाली वेलोसिटी कितनी रहेगी, 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और ये वाली वेलोसिटी हो गई वेलोसिटी ऑफ बोट, क्लियर है। तो ये वाली वेलोसिटी है वेलोसिटी ऑफ बोट। अब यदि आपको मान लो वेलोसिटी ऑफ बोट निकालना है, देखिए ये 3 है, ये 4 है, तो रिजल्टेंट कितनी हो जाएगी, 5 किलोमीटर पर आवर। फॉर्मूले से निकालें, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर कितना है, 4 इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस 3i, है ना। इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3i प्लस 4j इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी। मैग्नीट्यूड निकाल लोगे तो वही आ जाएगा आपका 5 किलोमीटर पर आवर। डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया, तब डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, ये 6 है, ये 8 है, तो आपका आ जाएगा 10 किलोमीटर। या फिर ऐसे देख लो, स्पीड कितनी है, 5 है, 2 आवर ट्रेवल किया, तो आंसर कितना हो गया, 10 किलोमीटर। तो ये वाला कौन सा केस हो गया, शॉर्टेस्ट टाइम वाला केस। कौन सा केस हो गया, शॉर्टेस्ट टाइम, मतलब इसमें इससे जल्दी। यदि कोई बोले कि इसको, कि वो पर्सन वो 4 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल कर सकता था और उसे 8 किलोमीटर रिवर को 2 आवर से पहले क्रॉस करना है, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसने पूरी की पूरी पावर भी यदि रिवर को क्रॉस करने में लगा दी, फिर भी 2 आवर के पहले वो पॉसिबल नहीं है। तो कभी भी 2 घंटे के पहले वो रिवर क्रॉस नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये कौन सा केस है, शॉर्टेस्ट टाइम। अब निकालते हैं हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला केस, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला क्या होगा, सेम रिवर ले लेते हैं हम, है ना। थोड़ा सा वैल्यू हम ऐसे ले लेंगे जिससे क्या होगा, कैलकुलेशन ईजी आ जाएगा। हमने ये ले लिया 6 किलोमीटर, कितना है, 6 किलोमीटर, जो रिवर का थिकनेस है या रिवर का विड्थ बोल सकते हैं, 6 किलोमीटर। रिवर फ्लोट कर रही थी, वेलोसिटी ऑफ रिवर है वो हमने बोल दिया 3 किलोमीटर पर आवर। कितना, 3 किलोमीटर पर आवर। और जो पर्सन था वो एबल था टू स्विंग विथ स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर। मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन या वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर वो कितना दिया होता है, 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मतलब जो पर्सन था वो मैक्सिमम 5 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल कर सकता है। अब यदि वही केस देखें, यदि उसको शॉर्टेस्ट टाइम है, तो पूरी की पूरी 5 स्पीड से वो सीधा तैरना शुरू हो जाएगा, तो टाइम कितना लग जाएगा, 6/5, मतलब अराउंड आ जाएगा आपका 1.2 आवर में वो रिवर क्रॉस कर लेगा। लेकिन हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब हमें कहाँ पहुंचना है, जस्ट अपोजिट श्योर पे पहुंचना है, मतलब यहाँ से स्टार्ट करना है और हमें यहाँ पे पहुंचना है। तो हम यदि सीधा जाएंगे तो रिवर हमें फ्लोट करा करके कहाँ लेके जाएगी, आगे सी पॉइंट पे लेके जाएगी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, कुछ एंगल बना के स्विम करते हैं। क्या करते हैं, कुछ एंगल बना के स्विम करते हैं ना। अब वो एंगल हम ऐसा बनाएंगे जैसे ये एंगल बना दिया। तो इस एंगल के क्या होंगे, 2 कंपोनेंट होंगे, क्या होंगे,
टू कंपोनेंट। फर्स्ट वाला क्या करेगा, रिवर को क्रॉस करेगा। फर्स्ट वाला क्या करेगा, रिवर को क्रॉस करेगा, और जो हॉरिजॉन्टल होगा वो क्या करेगा, रिवर के वाटर को फ्लो को अपोज करेगा। ठीक है, अब हमें ये पता है कि ये वाला कंपोनेंट कितना है, ये दिया हुआ है 5। अच्छा, हमें रिवर को अपोज करना है, मतलब हमारा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो देखो ये पाइथागोरस थ्योरम लगाओ यहाँ पे, है ना, ये 5 है, ये 3 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर पर आवर। कितनी स्पीड से, 4 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल करेगा। अब देखिए 4 किलोमीटर आवर से डिस्टेंस कितना है, 6 किलोमीटर है, तो टाइम कितना लगेगा, टाइम आपका लग जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 4 मतलब 1.5। 1.5 आवर में वो जस्ट ए से स्टार्ट होके कहां तक पहुंच जाएगा, बी पॉइंट तक सीधा पहुंच जाएगा। अब कितने एंगल बना करके ट्रेवल करेगा, तो यहाँ पे देखिए आप एंगल कहाँ से लेना है, मान लो हम यहाँ से लेते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर टू रिवर ऑफ फ्लो से लेते हैं एंगल, तो यहाँ से ये वाला एंगल लिया, तो यहाँ पे देखिए टेन थीटा कितना होगा, टेन अल्फा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है, ये 3 है, बेस कितना है 4 है, तो अल्फा इक्वल टू हम लिख सकते हैं 10 इनवर्स 3/4। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में दिए हुए हैं। अब सेम है आपका विंड, विंड आपका क्या हो गया, रिवर हो गया, और एरोप्लेन आपका बोट हो गया। ठीक है, इसलिए आपको वो केस समझाने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप रिवर को आप क्या मान लीजिए, जो विंड है उसको आप रिवर मान लीजिए, और एरोप्लेन को क्या मान लीजिए, बोट मान लीजिए, और सेम मेथड से सॉल्व कीजिए। ठीक है, अब आते हैं रेन मैन प्रॉब्लम। ठीक है, इसमें रेन भी होगी और एक मैन भी होगा। ठीक, अब आपको ये तो पता है कि कोई चीज रेस्ट पे है, आप उसके पास जा रहे हो, बेसिकली आपको क्या फील होता है कि वो चीज आपके पास आ रही है ना। अच्छा, मान लो रेन से बचने के लिए हम, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ये देखिए रेन हो रहा है, ये आपका रेन है, ये आपकी रेन। ठीक है, अब मुझे बताइए यहाँ पर एक कोई पर्सन है, यहाँ पर क्या है, कोई पर्सन है ना, ये क्या करेगा कि एक छाता लेगा, और छाता इस साइड लगा देगा बचने के लिए। ठीक है, तो ये बताइए छाता किस साइड डायरेक्शन में लगाते हैं, यदि कोई पर्सन को रेन से बचना है तो छाता किस डायरेक्शन में लगाते हैं, डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला इज डायरेक्शन अपोजिट टू रेन। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, जो डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला होती है वो क्या होती है, डायरेक्शन अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। मतलब पर्सन को, मैन को जिस डायरेक्शन में रेन आती हुई दिखाई देगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही लगाएगा ना वो, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखेंगे हम। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल है, जैसे मान लो रेन ऐसा गिर रहा था, रेन कैसे गिर रहा था, डाउनवर्ड्स, तो ये रेनिंग हो रही थी। ठीक है, ये रेन हो रहा था। अब कोई पर्सन है वो इस साइड मूव कर रहा है, जो पर्सन है वो किस साइड मूव कर रहा है, इस साइड मूव कर रहा है, तो एक्चुअल में उसे जो रेन है वो कैसी आती हुई दिखाई दे रही है, उसके पास आती हुई दिखाई दे रही है। कैसी आती हुई दिखाई दे रही है, उसके पास आती हुई दिखाई दे रही है, तो इसलिए वो छाता किस डायरेक्शन में लगाएगा, उसके अपोजिट साइड में लगाएगा, है ना। तो अब ये तो हमें बस हमने फील किया जनरल, है ना, बट हमें क्या करना है, जो डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला होगी वो होगी माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। अब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का फॉर्मूला तो पता होगा ना, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। ठीक है, तो यहाँ पे हम इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे आप देखिए वेलोसिटी ऑफ रेन बोल दिया 3 मीटर पर सेकेंड, है ना। अब 3 मीटर पर सेकेंड में नीचे की साइड ही गिरती है रेन, तो क्या होगा, माइनस जे कैप आ गया, है ना। वेलोसिटी ऑफ मैन मूव कर रहा है अराउंड, हमने बोल दिया 4 मीटर पर सेकेंड से एक्स डायरेक्शन में, मतलब आई कैप, है ना। तो अब हमें निकालना है कि छाता हमें किस साइड लेना है, तो देखो वेलोसिटी ऑफ रेन को हमने लिख दिया -3 जे कैप, और ये कितना हो गया 4 आई कैप। हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। वेलोसिटी ऑफ रेन कितना है, -3 जे और -4 आई, ये हो गई वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। लेकिन डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ माइनस ऑफ वेलोसिटी रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, मतलब +3 जे +4 आई।
आई को पहले भी लिख सकते हैं 4i + 3j। ये सीधी वेक्टर ऐसा है तो वो इस डायरेक्शन है ना। ये वाला एंगल कितना होगा, तो देखो ऊपर वाला y कंपोनेंट कितना है 4, तो हम लिख सकते हैं tan अल्फा = 3/4, या अल्फा = tan इनवर्स 3/4। ठीक। अब वेलोसिटी हमेशा जैसे देखिए कि ऐसा तो नहीं है कि हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसमें मान लो कुछ आई कंपोनेंट भी आएगा तो फॉर्मूले में वो आई कंपोनेंट आ जाएगा, आई आई एडजस्ट हो जाएंगे, आई किसी और आई में ऐड हो जाएगा या माइनस हो जाएगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब देखिए इस टाइप से एक क्वेश्चन करते हैं कि वेलोसिटी ऑफ, ठीक है, रेन आपको बोल दिया 4i कैप, कितना बोल दिया 4i कैप प्लस -5j, -5j मीन्स कौन सा डायरेक्शन हो गया, आई और जे, मतलब कुछ इस साइड पे ऐसे कुछ बारिश आ रही है ना। फाइंड वेलोसिटी ऑफ मैन, सो पर्सन कैन फील द रेन इज वर्टिकली डाउनवर्ड। मतलब पर्सन को कैसा फील होगा कि जो रेन है वो कैसी हो, वर्टिकली डाउनवर्ड्स हो, है ना। तो जैसे देखिए ये वाली मान लो रेन है, तो इसका क्या एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। यदि इस पर्सन का, है ना, रेन का और पर्सन का दोनों का यदि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम हो जाए तो उसे हमेशा कैसा फील होगा कि रेन कैसी हुई आती दिखेगी, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, है ना। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है 4i है, तो पर्सन की वेलोसिटी भी कितनी होनी चाहिए, वेलोसिटी ऑफ मैन भी कितना होना चाहिए 4i के। ठीक है, तो ये तो हमारा एनालिटिकल तरीका था, है ना, मतलब एनालिसिस हमने कर लिया, लेकिन ये हमारा प्रॉपर मेथड नहीं है। प्रॉपर मेथड क्या है, देखिए कि पहले क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। वेलोसिटी ऑफ रेन कितना है 4i -5j, और वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है, वेलोसिटी ऑफ मैन हमने कोई भी वी आई के प्लस वी जे के, वो इक्वल नहीं है तो हम इसको कुछ एक्स और वाई ले लेते हैं ना। इसको हमने बोल दिया एक्स आई के प्लस वाई जे के, तो कितना हम बोल सकते हैं यहाँ पे 4 - x आई के -5 प्लस वाई जे के। अब जो वेलोसिटी ऑफ रेन है विथ रिस्पेक्ट टू मैन, है ना, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन कैसा है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। वर्टिकली डाउनवर्ड्स मतलब कोई इसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं होना चाहिए, मतलब ये वाला वेलोसिटी जीरो होना चाहिए। मतलब 4 - x = 0, तो x = कितना होगा 4 मीटर पर सेकंड, मतलब वेलोसिटी ऑफ पर्सन है वो कितनी होगी 4 मीटर पर सेकंड। अच्छा जे कंपोनेंट क्यों है पर्सन में, है ना, तो y वाला कंपोनेंट कितना होगा 0। हम y वाला कंपोनेंट को 0 हमने इसलिए नहीं लिया, है ना, क्योंकि पर्सन मान लो हो सकता था घाटी पे भी चढ़ रहा हो तो उसमें वाई कंपोनेंट भी आएगा, लेकिन यदि पर्सन हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा होगा तो उसमें वाई वाला भी कैसा होगा 0, क्योंकि पर्सन में कोई वर्टिकल वेलोसिटी नहीं आएगी। लेकिन मैं जनरल तरीका बोल रहा हूँ कि यदि आप कोई भी चीज अज्यूम करना है किसी की वेलोसिटी, तो उसमें आई और जे के दोनों अज्यूम करना है। ठीक है, मन से हमेशा ऐसा नहीं लगना है कि आई डायरेक्शन में मूव हो सकता है कि कोई पर्सन एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में भी मूव कर सकते। ठीक है, तो ये आपका हो गया रेनमैन प्रॉब्लम भी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका रिलेटिव मोशन खत्म हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा ग्राफ की बात कर लेते हैं। ठीक है, ग्राफ आप बस ये देखिए, ग्राफ क्या होता है ना, मतलब किसी भी इक्वेशन का, है ना, एक पिक्चर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं ग्राफ। कोई भी इक्वेशन है उसका एक पिक्चर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन यदि कर दिया तो उसी को हमने बोल दिया ग्राफ। तो ग्राफ के लिए पहले हमें क्या है, पहले हमें एक्सिस होते हैं हमारे, एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है हमारा वाई एक्सिस। तो जो वर्टिकल एक्सिस होता है उसको हम वाई बोलते हैं, जो हॉरिजॉन्टल होता है उसको हम क्या बोलते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, तो एक्स और वाई में जो रिलेशन होता है उसी को यदि हम पिक्चर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं वही हमारा हो जाता है ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ हमारे पास कितने टाइप के पॉसिबल है ना। तो देखो मैं अभी हम किसका ग्राफ बना रहे हैं इसकी कोई बातें नहीं कर रही, ग्राफ कैसे बन सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए कुछ डायग्राम बना लेते हैं ताकि बार बार हमें जरूरत नहीं पड़े, है ना।
पहला केस लेते हैं हम y इक्वल टू ए एक्स टू द पावर 0, ठीक है। ए कोई भी कांस्टेंट है, ए क्या है, कांस्टेंट है। तो y की वैल्यू x टू द पावर 0 कितना होता है, किसी भी पावर की 0 1 होता है, मतलब y इक्वल टू कितना हो गया, x की वैल्यू हम कितनी भी पुट करें प्लस में या माइनस में, y की वैल्यू हमेशा क्या होगी, a ही होगी। या a इक्वल टू यदि आपने 2 बोल दिया तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 होगा, चाहे x की वैल्यू 1 2 3000 10,000 कुछ भी पुट करें। तो यदि इस टाइप का रिलेशन हो तो उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट ग्राफ। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ग्राफ ना। सेकंड है, कोई इक्वेशन है y इक्वल टू a ax प्लस बी, कितना है, ax प्लस बी, है ना। b तो क्या है, a और b क्या है, दोनों कांस्टेंट है। a और b दोनों कांस्टेंट है ना। अब दोनों x और y क्या वेरी करेंगे, ठीक है। दोनों की पावर यदि 1 है तो ये ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। कैसे पता चला हमें स्ट्रेट लाइन आता है, चलो चलो हम एक वैल्यू लेके पुट करते हैं ना। जैसे हमने एक कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं, हमने बोल दिया y इक्वल टू 2x, है ना। b की वैल्यू भी 0 ले ली, कांस्टेंट है वो तो, है ना। तो इसको हम ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। चलो पहले कुछ वैल्यूज हम ड्रॉ कर लें, x और y। x की वैल्यू 0 पुट करोगे, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 4। फिर हम प्लॉट करते हैं, ये 1 2, है ना। इसको हमने बोल दिया 2 4। तो अब ग्राफ प्लॉट करते हैं, एक हो गया 0 0 0 0, x 1 है, y 2, x 1 है, y 2 है, x 2 है, y 4 है, x 2 है, y 4 है। तो इसके यदि आप ड्रॉ करते हो तो आपको क्या मिलती है, स्ट्रेट लाइन मिलती है। क्या मिलती है, स्ट्रेट लाइन। इसलिए जब भी एक की पावर 1 हो और एक की पावर 2 हो तो ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसके बारे में और जैसे देख लो, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है, दोनों की पावर कितनी है, वेरिएबल की पावर 1 1 है, तो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पे ये देखो, चलो एक वैल्यू लेते हैं, जैसे एक इक्वेशन है, ये जो नंबर होता है ये डिसाइड करता है स्लोप। क्या डिसाइड करता है, स्लोप। डिसाइड क्या करता है, स्लोप ही होता है, ये याद रखो, है ना। और ये डिसाइड करता है शिफ्टिंग। क्या डिसाइड करता है, शिफ्टिंग। चलो जैसे हमने बोल दिया y इक्वल टू 2x प्लस 1 और y इक्वल टू 2x माइनस 1। देखिए दोनों में ये जो 2 वाला है ये सेम है, वो दोनों की पावर 1 है, तो समझ में आ गया स्ट्रेट लाइन है। लेकिन दोनों में शिफ्टिंग वाला कंपोनेंट अलग है, मतलब क्या होगा, और जो स्लोप वाला है वो क्या है, सेम है। तो दोनों का स्लोप सेम होगा लेकिन थोड़ी बहुत शिफ्ट होगी। चलो अब इसको हम कैसे प्रूव करते हैं, इसको अपन एक चार्ट बना करके दोनों को ड्रॉ करके ही देख लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन रहे ही नहीं, है ना। चलो कुछ वैल्यूज डाल दो यार, है ना, कुछ वैल्यूज डाल दो। अब देखो स्ट्रेट लाइन है ये तो हमें पता है, तो मिनिमम यदि आप 2 भी नंबर लोगे तो भी हमारा काम हो जाएगा, है ना। इतने सारे नंबर लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ओनली 2 पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो भी बन जाती है। एक्स वाई एक्स वाई, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 2 5, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, है ना। तो देखो ये हम पुट कर देते हैं, ये हो गया हमारा 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, है ना। ये हो गया आपका माइनस। फर्स्ट लाइन कौन सी, ये वाली, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1, x 0 है, y 1, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 3। इसको आपने क्या किया, ज्वाइन कर दिया। तो फर्स्ट वाली लाइन तो ये वाली हो गई, क्लियर। सेकंड देखो, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू माइनस 1 और x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1। तो इन दोनों को भी यदि आप ज्वाइन करते हो, इन दोनों पॉइंट को भी ज्वाइन करते हो, ठीक है, देखो आपको क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी। कैसे मिलेगी, दोनों आपको स्ट्रेट लाइन ही मिलती है, ठीक है, क्योंकि दोनों का स्लोप क्या है, सेम है। लेकिन क्या डिफरेंस है, शिफ्टिंग, जो कांस्टेंट था उसे शिफ्ट हो गई। तो स्लोप हमेशा क्या होता है, जो ये होता है
एक्स के साथ जो कंपोनेंट होता है, जो वाई की वैल्यू 1 हो जाए तो वो हो जाता है स्लोप। तो स्लोप क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे देख लो, परपेंडिकुलर कितना है? 2 है, बेस 1 है, तो इसलिए स्लोप 2 है। यहाँ पर भी देख सकते हो, तो ये कितना है? -1 से लेके 2 तो 2 है, ये कितना है? 0 से लेके 1 तक 1 है, तो स्लोप क्या है? दोनों का सेम है। वैसे ही आप यदि, चलो एक और बना लेते हैं, कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। चलो अब मान लो हमने इक्वेशन ले ली, y इक्वल टू 2x ले लिया, एक y इक्वल टू 3x ले लिया, 1 2 इक्वल डिस्टेंस पे लेना पड़ेगा, अदरवाइज हमें क्या होगा? प्रॉब्लम हो जाएगी। 2 4 6 8 है ना। चलो, इसमें डायरेक्टली x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 पुट करोगे, y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2। इन दोनों से पास होने वाली लाइन ये हो गई। सेकेंड कौन सी है? x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, ये तो वही होगा। दूसरा x इक्वल टू 1 पुट करोगे, y इक्वल टू 3, तो थोड़ा सा कहाँ आएगा? ऊपर आएगा। तो देखिए ये वाला नंबर बड़ा था, मतलब इसका स्लोप ज्यादा आया, इसका स्लोप कम आया। ठीक है, बस हमें मतलब ये है कि दोनों की पावर 1 हो तो स्ट्रेट लाइन आता है। ठीक है, थर्ड ग्राफ है पैराबोलिक। ठीक है, पैराबोलिक क्या होता है? y इक्वल टू ए एक्स टू द पावर 0, सॉरी एक्स टू द पावर 2, एक की पावर 1 हो, एक की पावर 2 हो, तो कितना होता है? पैराबोलिक होता है। और यदि इसमें यहाँ कोई कांस्टेंट आता है तो उससे क्या होगा? थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगा, शिफ्टिंग होगा, लेकिन मैक्सिमम पावर यदि 2 है तो ग्राफ कैसा होगा? पैराबोलिक ही होगा, है ना। क्यों होगा सर पैराबोलिक? क्या करते हैं हम? प्रूफ करने का तो एक ही तरीका है कि यार हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट करके ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, तो वो जो शेप आता है वो पैराबोलिक आ जाता है। तो डायरेक्टली हम देख लेते हैं ना। चलो वैसे ही कुछ करते हैं। ये x, ये y, तो इक्वेशन ले ली y इक्वल टू 2x। ठीक है, इसका हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 2, 2 पुट करोगे तो x स्क्वायर आएगा ना यार, स्क्वायर है ना, स्क्वायर वाली बात कर रहे हैं। 1 पुट किया तो वही आएगा 2, है ना। 2 पुट किया तो कितना आ जाएगा? 8। -1 पुट करके देखो क्या आएगा? -2, +2 ही आएगा भैया। -1 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर कितना? 1 ही होता है। -2 का होल स्क्वायर कितना होता है? 4, 4 टू जा 8। देखिए यहाँ पे आप पॉइंट ड्रॉ करके मेरे ग्राफ बनाते हैं, ये है ना। 1 2 3 -1 -2 -3 2 4 6 8, है ना। यदि आप ड्रॉ करोगे, एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, और एक डायरेक्टली पॉइंट ये वाला हो गया, है ना। ये वाला पॉइंट हो गया 2 और वैल्यू 8। इसको आप जब प्लॉट करते हो तो कुछ ऐसा ग्राफ बनता है। ठीक है, नहीं बना अच्छे से, ये ऐसा ग्राफ बनता है। ठीक है, अब ये कांस्टेंट यदि बड़ा हो गया तो ये थोड़ा सा ऐसा बन जाएगा, कम हो गया तो ये ऐसा बन जाएगा, है ना। लेकिन रहेगा कैसा? पैराबोलिक। तो हमें बस यही देखना है कि ग्राफ का शेप कैसा होगा। इसके बाद जैसा हमारा इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। ठीक है, तो बस आपको ग्राफ से इतना ही काम था। अब देखो डायरेक्टली आप क्वेश्चन इस टाइप से करेंगे, जैसे हमें मोस्टली 3 ग्राफ रहेंगे, है ना। हमें पढ़ना है एक एक्सटी ग्राफ, वीटी ग्राफ और कौन सा? एटी ग्राफ। अब यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन से बनाएंगे हम, है ना। पोजीशन और टाइम में कौन सी इक्वेशन होती है? ए इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। यदि टाइम, पोजीशन और टाइम में ग्राफ बनाना है तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, मतलब ग्राफ कैसा हो जाएगा? पैराबोलिक हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड यदि ए 0 हो जाए, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, तो ये वाला टर्म कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा पूरा। तो डायरेक्टली ए इक्वल टू कितना हो गया? यू टी। अब मैक्सिमम पावर क्या है? 1 है, तो हम बोल सकते हैं कि ये ग्राफ कैसा हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी और टाइम में क्या रिलेशन है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दोनों की पावर कितनी है? 1 1 है, तो ये ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। और यदि ए वाला टर्म 0 हो जाएगा तो ये वाला भी टर्म 0 हो जाएगा,
तो डायरेक्टली क्या बचेगा, v इक्वल टू यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, v इक्वल टू यू। और v इक्वल टू यू है, इसका मतलब क्या है, वो टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, मतलब वो क्या है, कांस्टेंट ग्राफ हो गया। v की वैल्यू क्या हो, इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल, मतलब कांस्टेंट ना। एक्सेलरेशन तो हमेशा कांस्टेंट ग्राफ ही बनेगा, क्योंकि हमारे सिलेबस में क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। अब जैसे सब ग्राफ में एक ही बार में बना देता हूँ, बस आपको ये याद रखना है, ठीक है, कि जो देखिए ग्राफ से हम तीन चीजें करते हैं। ग्राफ से पहले क्या निकालते हैं, स्लोप। क्या निकालते हैं, स्लोप। नंबर 2 एरिया, और नंबर 3 एनालिसिस। अब एनालिसिस तो आप कर सकते हो कहाँ पे इंक्रीजिंग हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है ना, वो जनरल एनालिसिस है, वो आपके आईक्यू पे डिपेंड करेगा। स्लोप और एरिया हमें निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, स्लोप और एरिया। तो जिसे कोई भी ग्राफ दिया हुआ है, जैसे लाइन बोल देते हैं, ऐसा ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका स्लोप देखना है, तो स्लोप क्या होता है, कोई भी ग्राफ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ना, इसका स्लोप ये होता है, क्या होता है स्लोप, स्लोप होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। स्लोप इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस को क्या बोलते हैं, टेन थीटा, मतलब टेन थीटा को हम बोलते हैं स्लोप, ठीक है। एरिया क्या होगा, कोई भी ग्राफ में आपको जितने दोनों जो क्वांटिटीज है उनका आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ये आपका मान लो ग्राफ है, ये ग्राफ है, तो इसका जो शेडेड एरिया ये हो गया उसका एरिया, ये क्या हो गया उसका शेडेड एरिया, क्या हो गया, एरिया, ठीक है। तो कोई भी ग्राफ है, ठीक है, स्लोप और एरिया आपको निकालना आता है। एरिया में हम क्या करते हैं, जो ये वाली क्वांटिटी है एक्स एक्सिस पे मान लो एक्स है और ये वाई है, तो एरिया कितना होगा, एक्स इंटू वाई, ठीक है। यहाँ पे ये एक्स है, सॉरी ना उल्टा लिख दिया मैंने, चलेगा वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। तो एरिया में क्या होगा, जो वाई एक्स पे क्वांटिटीज है, वो जो एक्स एक्सिस पे क्वांटिटीज है, उन दोनों का क्या होगा, प्रोडक्ट, मतलब वाई इंटू एक्स। यहाँ पे क्या होगा, ये वाई है, ये एक्स है, तो हम स्लोप इक्वल टू लिख सकते हैं वाई बाई, ठीक है। तो बस आपको ये याद रखना है, एरिया और स्लोप। तो बस एक जो फॉर्मूला बता रहा हूँ ये आपको रट लेना है, ठीक है, प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है, 9th क्लास वालों को पता है, 8th क्लास वाले इसको याद रख लें बस, है ना। वो भी बता दूंगा इसे क्यों याद रखना है। एक्स टी वी टी, एक्स टी ग्राफ का आपने क्या देख लिया, स्लोप, क्या देख लिया, स्लोप को आपको मिल जाता है वेलोसिटी, और वेलोसिटी टाइम का आपने क्या देख लिया, स्लोप, तो आपको मिल जाता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन टाइम का एरिया देख लिया तो आपको मिल जाता है चेंज इन वेलोसिटी, और वेलोसिटी टाइम का डिस्प्लेसमेंट एरिया देख लिया तो आपने क्या देखा, चेंज इन पोजीशन, और चेंज इन पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इसलिए ये वाला वीटी ग्राफ आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे स्लोप देखोगे तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा, और एरिया देखोगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। अब देखो ऐसा क्यों हुआ, इधर समझो, मान लो ये वीटी ग्राफ है, कौन सा ग्राफ है, वीटी, ये वेलोसिटी है, टाइम है। स्लोप देखा, स्लोप क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन, तो इसलिए हमने बोलते हैं वीटी का स्लोप आपको एक्सेलरेशन देता है, ठीक है। एक्स टी का स्लोप, ये एक्स है, ये टाइम टी, एक्स टी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी, इसलिए वेलोसिटी दे दिया, ठीक है। इसको वाइस वर्सा देखो, एरिया देखो, एरिया में क्या होगा, वीटी ग्राफ है तो वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, एक्सेलरेशन इंटू टाइम क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी होता है, ठीक है। इसलिए ये आपको याद रखना है। अब जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, वो क्वेश्चन अपन डिस्कस कर लेते हैं। ये ग्राफ के बारे में आप एनालिसिस बताओ, मान लो ये ग्राफ दिया हुआ, ये एक्स टी ग्राफ दिया हुआ, इसके बारे में आपकी क्या राय है ना। तो देखिए हमने क्या किया यहाँ पर, इसका स्लोप देखते हैं, पहले हम क्या देखते हैं, इसका स्लोप। तो इसका स्लोप, ये जो एंगल है, स्लोप क्या हो रहा है, स्लोप डिक्रीज हो रहा है। एक्स टी का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है मतलब एक्सेलरेशन कैसा है, नेगेटिव, एक्सेलरेशन कैसा है, नेगेटिव, मतलब इसको बोल सकते हैं रिटार्डेड मोशन। इस टाइप का कोई ग्राफ दिया उसके बारे में आप क्या बोलोगे, तो यहाँ पे देखिए एक्स टी ग्राफ है, कौन सा ग्राफ है, एक्स टी, तो थीटा बढ़ रहा है मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है मतलब एक्सीलरेटेड मोशन है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको
एनालिसिस करना है, उसका स्लोप देखना है, एरिया देखना है ना? जैसे आपको ये ग्राफ दे दिया, मान लो ये वीटी का ये ग्राफ दे दिया, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, तो हमने बोला स्लोप क्या है, ये वाला एंगल स्लोप क्या है, सेम है। तो वीटी का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी टाइम का स्लोप हमने बताया क्या देता है, वीटी का स्लोप आपको एक्सेलरेशन देता है, मतलब यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना, मतलब ये एक्सेलरेटेड मोशन है और एक्सेलरेशन भी कैसा है, सेम है, ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट, ये वीटी ग्राफ है, तो यहाँ पे स्लोप क्या है, स्लोप जीरो है, स्लोप जीरो मतलब एक्सेलरेशन भी कितना है, जीरो है। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस करने रहेंगे जनरल एनालिसिस बेसिस पे, क्लियर है।